साथियों नमस्कार। नमस्कार, जय श्री सर कृष्णा। जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की मंडे मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं को प्रणाम करता हूं। डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आज हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं, और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार, धमाकेदार, दमदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर, उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार वेलकम गोपाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। वेलकम गोपाल सर। थैंक यू। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कैप्टन जय जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय डायमंड लीडर मनोज सोनी सर को मैं यहाँ से नमन करता हूँ। डीएन शर्मा सर को नमन करता हूँ। तोमेश सर को नमन करता हूँ। सीमा कश्यप मैडम को नमन करता हूँ। हमारे जितने रेड क्लब साथी हैं सभी को नमन करता हूँ। और मेरे जितने भी दोस्त पार्टनर हमारे इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मैं सभी से दिल से स्वागत करता हूँ। आज की सुबह के सेशन में हम साथ साथ हैं। इस जूम के सेशन में हमारे उड़ीसा के संबलपुर से बिलोंग करते हैं एक जुझारू लीडर, जो घर द्वार छोड़ के जाके नए शहर में अपना काम को डेवलप कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और कितने भी मुश्किलें हो, हर मुश्किल को संभाल के, इतना बड़ा सुनामी आया था कोरोना का, लेकिन उस काल में भी मेरा साथ नहीं छोड़े हैं। और ऐसे में एक साथी जो बेहतरीन तरीके से अपने काम को, अपने कर्म को करते हैं। और जब ऐसे सिचुएशन आया था कि कोरोना में, वो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आगे बढ़ेगा उस काम को लेकर बात करते थे, लेकिन कभी ये बात नहीं की कि सर ऐसे सिचुएशन में हम कैसे घर का खर्चा निकालेंगे। ऐसे छोटे छोटे बातों को कभी बात नहीं की उसके बारे में। लेकिन मुझे पता है उन्हीं के साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, लेकिन ऊपर वाला का अच्छा साथ रहा कि सारा प्रॉब्लम को हम साइड करके आगे निकल गए। और ऐसे एक लीडर को जब मैं पैनल में बुलाऊं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप्त पंडा जी। वेलकम पंडा जी, प्रदीप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी इतनी सारी तारीफ सुन के बहुत ही खुशी हो रही है और दिनों दिन आप तरक्की करें, ऐसे ही आपकी मतलब तारीफें सुनते रहे हम, और आप एक मुकाम हासिल करें जल्द। और आज की ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। पंडा सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट पंडा जी। थैंक यू सर। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रदीप्त पंडा आज के इस बीएसएस मंच पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और साथ ही साथ मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर, जिनके बहुत सारे यहाँ पे जितने भी नए लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, उनके सीनियर उनको यहाँ पे वेलकम करते हैं, तो बहुत गर्व होता है हमें कि हम भी कुछ हैं। ऊपर वाला ने इस लायक बनाया है और आप ही लोगों का आशीर्वाद है सर। जो चीजें आपने आज बताया हमारे बारे में,
ये सारा माइंडसेट हमें ऐसे हम थे नहीं सर, आप ही लोगों का आशीर्वाद रहा कि ऐसा माइंडसेट पाया और एक सफल इंसान का जो एटीट्यूड होता है उस एटीट्यूड को धीरे धीरे करके हम डेवलप करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ही के साथ आप ही लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर सर वो मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथियों नमस्कार, मॉर्निंग सेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर को कोटि कोटि नमन है, चरणों स्पर्श है सर। आप ही लोगों का आशीर्वाद की वजह से हम कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे डीएन शर्मा सर, उनका व्यक्तित्व के बारे में क्या बताऊं, आप सब जानते हैं वो एक ऐसे इंसान है कि वो पानी में भी आग लगा देते हैं ना, तो कोटि कोटि नमन है। और हमारे उमेश नारायण सर जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, उन्हीं का वीडियो को देख के मैं आज शेप शॉप में जिंदा हूँ, तो उनको भी कोटि कोटि नमन। और सारे हमारे रेड क्लब जितने भी हैं सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और सभी लोगों का आशीर्वाद है कि बीएसएस आज ऊंचाई बहुत बहुत ऊंचाई को लेकर बहुत सक्सेसफुल करेंगे बीएसएस को हम भी, क्योंकि बीएसएस हमारे साथ है। तो बीएसएस को लेके हम कभी भी कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को तैयार रखेंगे सर, क्योंकि बीएसएस और आप जैसे साथी हमारे साथ हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर के लिए अनुमति चाहूंगा और जय सर प्लीज। बहुत बढ़िया, स्क्रीन स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सर। बाकी सारे लोगों को और एक बार बीएसएस के मंच पे स्वागत है। मैं प्रदीप पंडा आप सभी को तहे दिल से और एक बार स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर। बस इनका आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया जग जीत लेंगे, है ना। तथास्तु प्रदीप जी, तथास्तु। जी सर। डीएन शर्मा सर, उमेश नारायण सर, सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। सीमा कश्यप मैम, गोपाल सर, रुपेश सर, सुमन मैम, टीना अधिकारी मैम, प्रकाश सर एंड मनीष शर्मा सर, सभी से आशीर्वाद चाहिए सर। राणा सर ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों आज का ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लग सकता है आपको ये क्या बता रहे हैं, है ना, क्योंकि व्हाट इज स्पैंको ये वर्ड शायद बहुत कम लोग सुने होंगे। ये सेल्स प्रोसेस है दोस्तों, इसको एमबीए वाले ही पढ़ते हैं और जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको ये बातें बताया जाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में भी दोस्तों लगता है। ये सारी चीजें हम भी करते हैं। मैं थोड़ा सा स्पैंको का जो मीनिंग है थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हूँ, आपको मैं सही मीनिंग भी बताऊंगा। स्पैंको एक वर्ड है दोस्तों, इसी को इस प्रोसेस को अप्लाई करके जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे लोग अपना सेल्स को निकालते हैं और जीवन में वो बेस्ट सेलर माना जाते हैं और बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। बस हमें भी समझना है और कि स्पैंको क्या है। हम भी सस्पेक्टिंग करते हैं, तो सस्पेक्टिंग का मतलब क्या है पहले इसको जान लेते हैं हम, है ना दोस्तों। अपने कस्टमर को ढूंढना, फाइंड द पोटेंशियल कस्टमर एंड उनको जानना, ये इसको सस्पेक्टिंग कहा जाता है ना, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं लिस्ट बना के लोगों को सस्पेक्ट करते हैं। अपने सस्पेक्ट को सही तरीके से पहचानने का जो नियम है उसको सस्पेक्टिंग कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए एक जंगल में कोई हिरन पानी पीने आया है और एक शेर होता है, उसका शिकार होता है और उस शिकार को वो ऑब्जर्व करता है कि किस हिसाब से मैं किस एंगल से जाऊं तो मैं इसको पकड़ सकूं, वो किधर भागने वाला है, क्योंकि सामने नदी है तो मैं किधर से अटैक करूं तो वो किधर दौड़ेगा। वो एक मेंटल कैलकुलेशन करता है और फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी करता है ताकि वो पता कर सके कि मैं अपने सस्पेक्ट को कैसे दबोच पाऊं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में भी हम जब आते हैं तो माइंडसेट ये होता है कि हम बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में लेके आए, सही है दोस्तों। लेकिन अगर बताना चाहूँ जैसे हमारे लिस्ट बनाने का जो प्रक्रिया है, जो हम लोग यहाँ पे जिन लोगों को बुलाना चाहिए, हम क्या करते हैं
किसी को भी बुला लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग सस्पेक्ट करते हैं, अपना पोटेंशियल कस्टमर को वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को ही प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो सस्पेक्टिंग वो पहला कदम है जहां पे हम सेल्स को निकालने के लिए अपने को माइंडसेट बनाना है और कैलकुलेशन करना है माइंड में कि ये अपना सस्पेक्ट जो है ये मेरे बिजनेस के लायक है या नहीं। हम किसी को भी ले आते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर हम कोई गोल्ड है, कोई पर्ल है, कोई टोपाज है, कोई एमरल्ड है, इस सारे चीजें होने के बाद भी हमारे नीचे जो टीम नहीं रहते हैं, उसका कारण है कि हम हमेशा किसी को भी इस बिजनेस को के लिए तैयार कर लेते हैं और प्लान दिखाना चालू कर देते हैं। लेकिन सस्पेक्टिंग अगर अच्छा हुआ है, जो अपने कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं उनको अगर सही तरीके से हम सस्पेक्ट करें तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद आता है पी फॉर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? मेरे हिसाब से हम ये जो मैन फॉर्मूला है हमारा MAN, मैन फॉर्मूला जो है, मैन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, M पर MAN। तो हम बहुत सारे लोग इससे पहले भी हमें बताया है मैन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें क्या पता है नीड किसका है, कौन अथॉरिटी रखता है, किसके पास पैसे हैं, ये सारे चीजें हमें पता चलेगा। तो हमें जो सस्पेक्ट किए हैं उनको इस बिजनेस में उनका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि लोग के पास पैसे हैं। लेकिन हम अगर कोई 10,000 रुपये कमाता है और उसके पास जाते हैं इस बिजनेस को लेके, तो वो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये दे नहीं पाएगा। तो हमें मेन एम पर मनी को थोड़ा सा ध्यान देना है, अथॉरिटी इसके पास है कि नहीं इसको ध्यान देना है, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे बढ़िया से। अथॉरिटी के पास वो नीडी है कि नहीं। दुनिया में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये DNA है हिंदुस्तान का। अगर देखा जाए तो 20% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो नकारा और निकम्मा है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी मिले ना उसमें वो खुश हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और 20% जो लोग हैं वो हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, और 60% ऐसे लोग हैं जो एवरेज इंसान है, ये लोग भी आपको बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हमें 20% लोगों में ही अपना काम करना हो। ये मैन क्वालिटी जो है ये 20% लोगों में ही होता है, और 60% जो नॉर्मल इंसान है, साधारण जनरल, ये कैटेगरी कब आएंगे आपके साथ पता है? जब आप यहाँ पे तरक्की कर लो, वो देखते नहीं तब तक विश्वास नहीं करते। आप जब तरक्की कर लो, आपको कुछ अचीवमेंट मिल जाए, आप पैसे कमा लो, तो उसके बाद वो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है ये सही रास्ता है, मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा। 20% नकारा निकम्मा है, 20% आगे बढ़ने के लिए सब हमेशा तैयार रहते हैं, और 60% जो है वो भेड़ है ना। जहां भी अच्छा दिखे कोई आगे बढ़ रहा है तो उसी लाइन में पर सब चले जाते हैं अंधे की तरह। तो मैन का फॉर्मूला प्रोस्पेक्टिंग में हमें बहुत महत्व रखता है। उसके बाद हमारा कॉलिंग। प्रोस्पेक्टिव में हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे जब कॉल करते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग क्या होता है उनको ऑप्शन देते हैं, सर कब मिले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है इसको। हम क्वेश्चन भी किस तरह से पूछना है, उनको सवाल करना है किस तरह का जो ओपन एंडेड हो, यानी कि उनको हमको जो चाहिए ना उनके मुंह से हमें सुनना है। जैसे हम बताते हैं कि सर मिलते हैं फिर, तो सामने वाला बोलते हैं हाँ मिलते हैं, मैं फोन करूंगा आपको। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है सर 4 तारीख मिलेंगे या 5 तारीख मिलेंगे। तो एक ऑप्शन उसको दिया जाए, तो ऑप्शन देते वक्त वो 4 बोलेगा या 5 बोलेगा, ठीक है। तो 5 तारीख मिलते हैं, सही है सर, शाम को मिलेंगे कि सुबह मिलेंगे सर। तो ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूज करके हम सामने वाले से हमारी बात को बुलवा पाएंगे। तो अगर वो शाम को बोलता है सर ठीक है बहुत बढ़िया शाम को मिलते हैं, तो 5 बजे आऊं कि 6 बजे आऊं, तो वो ही बताएगा कि आपको कितने बजे वो फ्री है और कितना बजे वो आपको। बहुत सारे लोग टाइम के बारे में पूछते हैं, सर अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल दिखाना चाहता हूँ। टाइम है कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको हमें पूछना है सर आप फ्री टाइम में करते क्या है। लोगों के पास हमेशा फ्री टाइम है, दुनिया में किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा दिया नहीं गया है दोस्तों। तो 24 घंटे में कोई तेंदुलकर बन जाता है, कोई अमिताभ बच्चन बन जाता है, कोई अंबानी बन जाता है, और कोई है कि 60 साल से मेहनत कर रहा है और आज तक घर का रोटी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है।
क्या वजह है 24 घंटे, उसको भी तो 24 घंटे ही मिला है। तो हमें ये पूछना है उनको, सर आप फ्री टाइम में करते क्या हो, तो वही बताएगा फ्री टाइम में क्या करता है। आपको पास टाइम है तो मैं आपको ये करूंगा, ये बताऊंगा, ऐसे नहीं। फ्री टाइम में आप करते क्या हो, तो उसी फ्री टाइम में आप अपने प्रेजेंटेशन को दिखाने जा सकते हैं। ए फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों नेक्स्ट अप्रोच, लेकिन ये एमबीए वाले इसको एनालाइज करते हैं, है ना। मैं अप्रोच लिख रहा हूँ यहाँ पे, एनालाइज का मतलब वहाँ पे उस दिन हम उनको प्रेजेंटेशन भी दिखाना चाहते हैं, उसको अप्रोच करते हैं कि हमारा बिजनेस के बारे में उससे बात करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद मिलने तो चले गए, मिलके उनसे हम अप्रोच करते हैं। बाकी एमबीए वाले एनालिसिस करते हैं ना। एनालिसिस करने के बाद, अप्रोच करने के बाद नीड क्रिएशन, मैं यहाँ पे नीड क्रिएशन लिखा हूँ, लेकिन ये नेगोशिएशन भी होता है। वहां पे क्या होता है, हमें उनका नीड को के बारे में पता करना होता है। नीड क्या है उनका, एक्चुअली में वो इंसान, देखिए दोस्तों दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, तो हमें कोई नॉनवेज है, कोई वेजिटेरियन भी है। नॉनवेज वालों को हम अगर पनीर खिलाएंगे तो वो खाएंगे नहीं, है ना। नॉनवेज वालों को मटन देना पड़ेगा आपको। जो पनीर पसंद करते हैं उनको मटन दे नहीं सकते। तो सामने वाला वेज है या नॉन वेज है, ये हमें पता करना है। किस तरह हम सस्पेक्टिंग किए, प्रोस्पेक्टिंग किए, अप्रोच किए, उस वक्त हमारे जो बातचीत करने का तरीका है वहां से हमें पता करना है कि बंदा को चाहिए क्या एक्चुअली। क्या पैसे चाहिए, क्या मान सम्मान चाहिए, क्या अपने जीवन में हर सब सुख सुविधा जो है जीवन में, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। तो सारी चीजें वो आपको बात करने में पता चल जाएगा। वो नीड क्रिएट करते हैं, उसको उसके बाद उसको उसी के भाषा में सॉल्यूशन देना है, नेगोशिएशन करना है, सॉल्यूशन देना है, उसको बेनिफिट बताना है। जब बेनिफिट आपने बता दिया तो वहां पे फिर क्लोजिंग के बारे में हमें बात करना है। और एमबीए के भाषा में बोलूँ तो इसको कंक्लूजन बोलते हैं, जहाँ पे उनको हम कन्फर्म करते हैं और हमारा क्लोजिंग करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे हम निकालते हैं और उसके क्लोजिंग के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि आज फॉलोअप के डे है तो मैं इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लिख दिया हूँ, लेकिन ये ऑर्डर माना जाता है। जब वो सामने वाला बंदा सेल्स पर्सन तो ऑर्डर कंफर्म करता है, या ऑनलाइन हमारे बिजनेस में हम सोचे तो ऑनलाइन कर सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया तो क्लोजिंग हो गया ना, ऑनलाइन करेंगे। तो ये है स्पैंको का मतलब। स्पैंको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो सेल्स पर्सन करते हैं, और हमें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में भी स्पैंको का यूज आना चाहिए, क्योंकि हम भी सेल्स करते हैं ना। क्योंकि जितने भी चीजें अगर आप देखो, हम इस बिजनेस में आए और आप बोल रहे हैं कि हम सेल्स तो हमें आता नहीं है, हम तो ये कर नहीं पाएंगे, हम बेच नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हम पैदाइशी बेचने वाले हैं। हर कोई बेचता है, कोई मम्मी से बेचता है, मम्मी को बेचता है, कोई पापा को बेचता है, कोई पड़ोसी को बेचता है। बेचने का मतलब ये नहीं है कि खाली कोई प्रोडक्ट बेचना। सेल्स का मतलब ये नहीं है, हर जगह पे हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। हर लोगों को, किसी को सर्विस बेच रहे हैं तो किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कोई मास्टर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो भी बेच रहा है, वो बोलता है नहीं मैं बेचना नहीं आता, वही बेच रहा है। अपने शिक्षा को, अपने टैलेंट को वो बेच रही है बच्चों को, है ना। तो बेचना ये नहीं है कि हमें कोई प्रोडक्ट हाथ में ठोस है तो उसको हम डिलीवर कर रहे हैं किसी को पैसे लेके, तो ये बेचना नहीं है। आप हमेशा बेचते हो और कन्विंस करते ही हो हमेशा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लंबा सेशन हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्स, यूनिवर्स के लिए एक फॉर्मूला है, सेलिंग इज टेलिंग। एक बात हमेशा याद रखना, मांगने से मिलता है, बोलने से बिकता है। बिना बोले बिक नहीं सकता कोई भी चीज। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। हमेशा याद रखना, मांगने से मिलता है दोस्तों, लेकिन बोलने से ही बिकता है। बोलना हमें सीखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज हमें बीएसएस के माध्यम से मॉर्निंग में इतना शानदार ट्रेनिंग, इतना शानदार लीडर्स के द्वारा मिलता है, तो बोलने के लिए हमें मौका भी दिया जाता है। कोई 200 बिजनेस बोले हमको क्लोजिंग करता है तो भी उसको स्टेज पे बुला के मौका दिया जाता है बोलने के लिए। तो बोलने सीखना पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होता है। एयरटेल का वो एक एडवर्टाइज भी आता था पहले कि पूछो तो सही, है ना। मैं एक यहाँ पे स्टोरी बताना चाहूंगा। एक राजा था, है ना, तो उसके राजमहल का जो बैल्कनी होता है, बैल्कनी में वो खड़ा था और नीचे एक जा रहे थे, एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ही बोला जाएगा अभी के लैंग्वेज में, लेकिन उस टाइम वो क्या बेचते थे, हाथ में जो
पंखा घुमाते हैं ना, गर्मी में गांव तरफ क्या करते हैं, हाथ का पंखा होता था, उस पंखे को वो बेचता था, लेकिन उसका बेचने का तरीका बहुत अलग था। वो बोलता था और लाइफ टाइम गारंटी, 200 साल का गारंटी। तो राजा को समझ नहीं आया, बोला एक पंखा जो हाथ का पंखा है 20 रुपए में 200 साल की गारंटी, ऐसा कैसा हो सकता है, खराब तो हर चीज होता है, और ये कौन सा डिजाइन का पंखा बेच रहा है कि 200 साल की गारंटी। वो बुलाता है अपने साथियों को, बोलता है कि उसको बुला के लेके आओ, बुला के लेके आता है और दरबार में हाजिर होता है। बोला क्या पंखा है भाई? हाँ जी सर पंखा है, ये हाथ का पंखा है और 200 साल की गारंटी। बिल्कुल 200 साल की गारंटी है, आप खरीदो। तो वो सामने वाला राजा बोलता है ठीक है, एक पंखा दे, देखते हैं। तो पंखा दिया और उसको पंखा दिया तो अगले दिन 2 दिन 3 दिन यूज करने के बाद 5वां नंबर दिन में वो टूट गया। तो राजा बोला साहब 200 साल का गारंटी मांगा था मुझे, आज 5वां दिन है और कैसे टूट जाएगा। तो बुलाओ उसको। तो बुलाते हैं और उसको पूछते हैं। तो सामने वाला बंदा उसको बोलता है, राजा बोलता है कि कैसे टूट गया भाई 5 दिन में तेरा पंखा। तो राजा को वो बोलता है सर आपने पंखा चलाया कैसे? बोला जैसे चलाते हैं ऐसा घुमा के हाथ में ऐसे ऐसे करके चलाया हूँ। तो यही तो गलती कर दी है सर, आपने हमें पूछा नहीं। एक्चुअली ये 200 साल का गारंटी तब है जब पंखा को आप हाथ में पकड़ो और मुंडी को हिलाओ, पंखा को हिलाने की जरूरत नहीं है। मुंडी को हिलाएंगे तो 200 साल की गारंटी दे सकता हूँ। आपने खरीदा लेकिन इसका यूज नहीं पूछा, यानी पूछने से ही सारे चीजें मिलता है या बोलने से ही सारे चीजें को जानकारी मिलता है ना। तो ये एक मजाक था, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हमें अपने बिजनेस में क्या करना है, पूछना है। कोई भी चीज आपको डाउट लगे सीनियर से पूछिए, कोई भी चीजें आपको जानने की जरूरत है, जो समझ नहीं आ रहा है तो सिस्टम से पूछिए, सीनियर से पूछिए, अपना सवाल का सही उत्तर आपको मिलेगा। और जब प्रोस्पेक्ट के साथ भी हम बैठते हैं तो उनको मांगने से मिलता है। क्या मांगने से मिलता है? डीडी। बहुत सारे लोग सारे बातें कर लेते हैं, क्लोजिंग नहीं कर पाते पैसे, क्योंकि हम पैसे ऐसा है नहीं, हम मांगते नहीं है। हम मांगने का एक छोटा सा काम बोलते हैं, यानी कि भिखारी मांगते हैं ना। लेकिन देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े मारवाड़ी सब बिजनेसमैन कौन होते हैं? मारवाड़ी होते हैं, पैदाइशी गुजराती मारवाड़ी, इन लोगों बिजनेसमैन कहा जाता है। आप 3,555 रुपए का बिल बनाओ, पहले 5 मांगेगा, फिर 50 मांगेगा, फिर 3,000 मांगेगा, क्योंकि 5 रुपए उसको छोड़ना नहीं है। मांगने से मिलता है दोस्तों, और बोलने से बिकता है, बोलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट करेंगे सर। सर जी नेक्स्ट। देयर इज ओनली प्रिंसिपल फॉर सक्सेस। सक्सेस क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? डू यू वांट टू नो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, डू ऑल द थिंग्स कंसिस्टेंटली व्हिच ऑर्डिनरी पीपल डज नॉट लाइक टू डू। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो एक ही काम को लगातार कंस्टेंटली किए हैं। सारे चीजें अलग है, सारे चीजों को एक साइड में रख ले और एक ही काम को बार बार लगातार अगर कोई करता है तो वो श्योर है कि उस काम में वो परफेक्ट होगा ही होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो पाथ पर सीएम बताते हैं, वही सी ही सबसे बड़ा चाबी है आपके सक्सेस का। जो ऑर्डिनरी पीपल डजंट लाइक टू डू, करना पसंद नहीं करते हैं और करते ही नहीं है, जो बार बार लगातार एक ही काम को किया वो श्योर सक्सेस होगा। मैं आपको इससे पहले भी एक सेशन में बताया था, वर्क, मिस्टेक, स्ट्रगल, एक्सपीरियंस, देन सक्सेस। कोई भी काम करते हैं तो आपका मिस्टेक होता है, मिस्टेक बार बार होगा। नया काम करने के वक्त हमें मिस्टेक होता है, काम करेंगे तो मिस्टेक होगा, मिस्टेक करते हुए उसको बार बार फिर करते रहेंगे तो स्ट्रगल पीरियड है। वो स्ट्रगल करते 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 एक दिन आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, और जिस दिन एक्सपीरियंस आ गया उसी दिन आप सक्सेस। क्योंकि हर एक्सपीरियंस लोग ही अपने बिजनेस में परफेक्ट होते हैं, या अपने सिस्टम में परफेक्ट होते हैं, या अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होते हैं। तो जब हम परफेक्शन आ जाएगा तो हम सक्सेस जरूर हो जाएंगे दोस्तों। ये अलग बात है किसका 2 दिन में कोई सीख गया, कोई 2 साल में सीखा, कोई 6 साल में सीखा, है ना, लेकिन सीखेगा जरूर। जितना भी मंद बुद्धि हो, एक काम को अगर बार बार वो करता है तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस जरूर होगा।
इसी प्रिंसिपल को अगर अपनाते हैं तो आज इसीलिए शिप शॉप में कोई बकरी चराने वाला, कोई अंडा बेचने वाला, कोई ईटा भट्टा में काम करने, ये सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। काम बस एक ही काम वो लोग किए थे, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस का वो फॉर्मूला जानते थे। कंसिस्टेंटली कोई भी काम को अगर किया जाए तो और सारा चीजें आपका पॉसिबल हो सकता है, इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे सर थोड़ा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, फॉलो अप। हम आज फॉलो अप का डे भी है तो फॉलो अप कैसा करेंगे, कुछ पॉइंट्स में लिखा हूं। एक्साइटमेंट, बी कूल एंड हैविंग स्माइल ऑन योर फेस। ये एक खुश इंसान, खुशनसीब, खुशमिजाज इंसान के एक स्वभाव है। इसको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि दुखीराम के साथ इस बिजनेस में कोई नहीं जुड़ता है, और हमेशा खुश रहने वाला इंसान ही सक्सेस होता है। अगर आप खुश नहीं रहते हैं, आपके चेहरे पर अगर स्माइल नहीं है, तो शायद ये बिजनेस आपका है ही नहीं, ये प्रोफेशन आपके लिए है ही नहीं। हमेशा खुश रहिए, सीखिए। अगर नहीं है तो सीखिए खुश रहते कैसे हैं। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नाम का एक डेवलप हो गया ना, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जो भी मिला उसको ऊपर वाला का वरदान समझिए। वो अच्छा मिला, खराब मिला, जो भी मिला उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको आपके चेहरे पे स्माइल जरूर आएगा। अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, अरे हो रहा है ना, लोगों के साथ तो होता भी नहीं है। वो बेड में लेटे हुए हैं, जिंदगी भर लेटे हुए हैं, आपके पास तो हो रहा है ना, कुछ गलत हो सही हो रहा है ना। दोस्तों एक एक्सीडेंट में पैर टूट गया बंदा का, वो रोते बैठा है, पैर टूट गया, पैर टूट गया, पैर टूट गया। अरे साला उसी जगह पे कल एक्सीडेंट होके एक आदमी मर गया था, तेरा तो पैर टूटा है ना, खुश हो जाइए, पैर टूटा है, मर तो नहीं गया ना। तो ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। बस भैया कि लिसन, सुनने का आदत बनाइए। पैशन होना चाहिए आपके पास सुनने के लिए। जो सुनता है वही सीखता है, जो बोलता है वो सीखता नहीं है। जब आप सीनियर के पास बैठे हो, आपके मुंह चुप, सील कर दीजिए, क्योंकि सीनियर से सिर्फ सीखना है, सुनना है। जैसे नए लोगों के पास हम जाते हैं, उन नए लोगों को पहले उनको बोलने देना है। खुद बोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। वो आपका क्या है, आपके लाइफ में क्या आ रहा है आपका, वो कोई भी इंसान दूसरों के बारे में सोचना समझना नहीं चाहता है, वो अपने बारे में सोचना समझना चाहता है। तो उनको बोलने दीजिए। जब वहां पे वो बोल रहा है ना, तो आपको आपका वो की पॉइंट भी मिलेगा जहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हो। उसके मेरिट्स डिमेरिट्स वो खुद बताएगा। अगर आप सुनोगे वहां पे आपको क्यों कैसे ऐसा हो गया, तो अरे बाप रे, ये सारे जो छोटा छोटा चीजें है ना, वो जो बोल रहा है, तो उसको और उकसाने की जरूरत है। प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो या टीम के सामने भी बैठे हो, तो टीम से भी आपको सुनना पड़ेगा। लोग बोल नहीं पाते हैं, उनका प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो घर से निकलते नहीं है। हमारे टीम में भी होता है, आपके टीम में भी होता है। जब उनके पास जाएंगे और उनसे सुनेंगे, तब जाके होगा। हम क्या बोलते हैं, जाके उसको बहुत बिजनेस के बारे में समझाने लगते हैं। अरे वो सामने वाला बंदा क्यों नहीं निकल रहा है, उसका प्रॉब्लम जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो टीम के सामने भी हमें सुनना है, प्रोस्पेक्ट के सामने भी हमें सुनना है, और हमेशा पैशनफुली उसको सुनना है, एक्साइटमेंट रहना है, स्माइलिंग फेस में रहना है, तब जाके ये बिजनेस आपका हो पाएगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है आपके एटीट्यूड का, एक ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड है डेडिकेशन एंड कमिटमेंट सेल। जब हम सामने वाले से बात करते हैं, तो हमें जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलेगा वो कमिटमेंट वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि करके देखेंगे ये होगा, अरे कर तो लेते हैं सर। उनको डायरेक्टली बोलना है, सर आप अगर हमारे साथ आते हो और 100% कमिटमेंट हमें आप करते हो, तो हम अपने तरफ से 200% कमिटमेंट करते हैं, सर आपको सफल बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। डेडिकेटेड आप हो कि नहीं, वो सामने वाला बंदा वो आपको पहचानता है, देखता है, समझता है कि ये डेडिकेशन तो है नहीं इस बिजनेस को करने के लिए, इसका मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो तो ऐसे है नहीं कमिटमेंट वाला। तो सामने वाला आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है। अगर हम कमिटमेंट वाला का बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा तो 1 सेकंड के लिए भी कम से कम घंटी बजेगा उसका, कि बंदा में दम है, कुछ बोल रहा है तो उसमें दम है। कि कमिटमेंट वाला बात हमें करना है। ऐसा नहीं कि करके देखते हैं, करके देखते नहीं सर, करेंगे तो सफल होंगे, क्योंकि मैं हूं, मैं सफल आपको बनाऊंगा। आपके साथ अगर बिजनेस करने का मौका हमें मिलता है सर,
तो मैं बताना चाहूंगा, मैं कल दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, रांची गया था, एक बंदे का रजिस्ट्रेशन होके वहां पे आया है, और उस बंदे का सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने का कारण था कि मेरा कमिटमेंट वाला बात। मैं उनको बोल दिया कि रांची में सर 12 डायमंड पहले से है, और ये बिजनेस को रांची में लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आप आए हो, लेकिन मेरा टीम से आप पहला लीडर हो, और मैं आपको बताना हूँ कल जो 1000 2000 5000 जितने भी टीम बनेगा मेरा, वो सारे टीम का सीनियर आप रहोगे सर, और मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आपके साथ 200% कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ेंगे, रांची में आपको सफल बना के दिखाऊंगा मैं, अगर आप मेरे साथ आते हो तो, अगर आप मुझे विश्वास करते हो तो तुरंत बंदा रजिस्ट्रेशन किया, और कुछ उनका प्रोग्राम था जो हम हड़बड़ी में वो चले गए, नेक्स्ट जाएंगे तो उनका क्लोजिंग भी हो जाएगा। बहुत तो बढ़िया, कमिटमेंट बधाई करेंगे हो तो दीप्ता जरूर जी, गिरेंगे। बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट करेंगे सर। थर्ड प्रिंसिपल, ऑलवेज नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ नो। इसको सबको जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नो से स्टार्ट होता है ना, सबको ही जानते हैं। नो का मतलब क्या है दोस्तों? नो के मैं एक सेशन लिया था, मैं बताना चाहूंगा, वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का था, वहाँ पे वही सेल्स पर्सन का ही वो ट्रेनिंग था, हमें वो लिंक मिल गया था बाय चांस। तो वहाँ पे नो पे उनका 1.5 घंटा का सेशन था। नो सिर्फ एक शब्द है, और इस शब्द को हमारा माइंड कैसे कैच करता है वो बता रहे थे वो। अगर हम किसी अनजान शब्द को अगर सुनते हैं तो हमारा माइंड कोई क्रिएट नहीं करता, कोई क्रिएशन नहीं आता, कोई एक्टिविटी आता नहीं है माइंड में, लेकिन नो शब्द आने से हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे थिंकिंग आ जाता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें मना कर रहा है। नो का मीन्स वो नहीं है, नो सिर्फ एक शब्द है जो वो और एक्स्ट्रा जानना चाहता है। नो का मतलब और एक्स्ट्रा जानना चाहता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं उसको। नो का मतलब उल्टा करे ऑन, और आगे बढ़िए और उनको और कुछ जानिए। नो मोर, उसको मोर और जानने की जरूरत है, इसीलिए नो बोल रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं बिजनेस को नहीं करना चाहता। इसका मतलब क्या है? उसके पास टाइम होता तो बिजनेस को करता। नो का मतलब सिर्फ नहीं है, वो नो बोल रहा है इसलिए उसके पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम होता तो वो करता। यानी कि जो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो उसको पता नहीं है। आपको वहां पे सॉल्यूशन देना कि टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज है सर, हर किसी के पास 24 घंटे तो हैं। अगर आपको ये टाइम मैनेजमेंट मैं आपको सिखा दूं क्या आप बिजनेस को करना चाहोगे, जरूर। उसके पास अगर प्रॉब्लम टाइम का है तो टाइम मैनेजमेंट अगर सिखा दिए तो वो बिजनेस करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है और हमें बिजनेस को आगे बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट करेंगे सर। Always think we are getting visiting fee, not commission. अगर फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं और क्लोजिंग के बारे में हमेशा सोचेंगे तो 2 बार 3 बार जाने के बाद और आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला बंदा तो घुमा रहा है, ऐसे घुमाएंगे भी। तो आपको अगर ये माइंडसेट कर लेना है कि विजिटिंग फीस हमें मिलता है, ना कि डीडी का कमीशन। अगर माइंडसेट ऐसा बनाते हैं तो विजिटिंग करने के लिए तो फीस मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़े डायमंड लीडर हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने बताया था कि हमें हर विजिटिंग का 5000 रुपये मिलते हैं। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हर प्लान का 5000 मिलते हैं। समझ सकते हैं तो विजिटिंग फीस कितना होना चाहिए। यानी कि कोई बंदा आज तक 1000 प्लान दिखा के डायमंड नहीं बना है, 1000 प्लान दिखा के डायमंड नहीं बना है। कोई 200, कोई 150, कोई 500, कोई 600। अगर आपके डायमंडशिप के लिए आपको 1000 प्लान दिखाने की जरूरत है तब तक आप डायमंड बन गए होंगे, तो बताइए एक प्लान का आपको कितना रुपया पड़ा? 5000 पड़ रहा है ना। 50 लाख का इनकम अगर डायमंड का है तो 5000 रुपया एक प्लान का पड़ रहा है, अगर 1000 प्लान भी आपने दिखाया तो विजिटिंग फीस के समझ के आपको जाना है, ना कि कमीशन। क्योंकि एक सिस्टम है, अगर 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो 2 लोग आते हैं। हमें 2 लोगों को दिखा के 2 लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें 10 को दिखाना है, उसमें 2 रिजल्ट निकलना है। वैसे ही आपको सोचना है कि 1000 प्लान दिखाना है मुझे, डायमंडशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो दिखाओ कितना ज्यादा प्लान दिखा सकते हो। अगर 1000 प्लान दिखाते हुए आपको 50 लाख का इनकम हो जाता है तो एक प्लान का 5000 रुपया, अगर 5 बार मिलते हो तो एक विजिटिंग फीस 1000 रुपया। यही सोच के अगर हम चलते हैं
तो मेरे हिसाब से कोई भी कभी भी 5 बार 10 बार जाने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा, हर कोई जा सकता है। तो थिंक, ऑलवेज थिंक वी आर गेटिंग विजिटिंग फीस नॉट कमीशन। नेक्स्ट करेंगे सर थोड़ा सा। ऑलवेज गो विथ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट वाले बंदा, क्योंकि दुनिया में जितने लोग आज सफल हैं वो सारे पॉजिटिव माइंडसेट है दोस्तों। पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट हम सब सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि मैं जो माइंडसेट रखा हूं वो पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? हर जगह पे आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हर जगह पे। फोन नहीं उठाते हैं, हमारे बिजनेस में क्या होता है, जब प्लान दिखाते हैं 2 बार मिलने चले गए, उसके बाद प्रोस्पेक्ट को हम फोन करते हैं तो ये क्या बोलता है, माइंडसेट क्या हो जाता है, अरे फोन नहीं उठा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये गोली दे रहा है, गेम दे रहा है। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, शायद सही में उसका कुछ प्रॉब्लम हो इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है। जैसे मैं बताया, एक बंदा एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर वो यही सोचे कि इस जगह पे एक्सीडेंट होकर लोग मर जाते हैं, मैं तो जिंदा हूं, पैर तो ही टूटा है, ये है पॉजिटिव माइंडसेट। इतना पॉजिटिव कौन रह सकता है? जो रह सकता है वही डायमंड बन सकता है। क्योंकि हर जगह पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करना चाहेंगे। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है तो हमेशा आपको, देखिए पॉजिटिव माइंडसेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे सिचुएशन में, हमें बहुत सारी जगह पे ना पॉजिटिव माइंडसेट खुद नहीं रख पाते। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे लीडर का बात सुनता हूँ जो पॉजिटिव माइंडसेट है ही नहीं, लेकिन वो सोचते, वो बोलते हैं कि हम बिजनेस के लिए तो पॉजिटिव है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव होना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हर जगह पे पॉजिटिव माइंडसेट आपको होना है। उसका उस सीनियर का ट्रेनिंग आज अच्छा नहीं लगा, उस सीनियर को ट्रेनिंग तो बढ़िया होता नहीं है। अरे कैसे, हर सीनियर आज सीनियर है तो हर कोई में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। आप अच्छे बोलते हो, वो अच्छे समझाते हैं, कोई अच्छा डीडी निकालता है, कोई अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट का है, कोई अच्छा एटीट्यूड का है, कोई ईमानदार है, कोई ऊपर वाले को ज्यादा भरोसा करता है। हर किसी के पास अलग अलग क्वालिटी है, उसी क्वालिटी को आप फोकस करो। वो कौन क्या कर रहा है, कौन से जगह पे उसका चूक हो रहा है, वो अगर आप अपने अंदर दिमाग में ये फैला रहे हो कि वो उसको ये नहीं आता है, उसको ये नहीं आता है, तो वो आपका नेगेटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट, एक बंदा हर जगह पे पॉजिटिव होता है, हर स्थिति हर परिस्थिति से पॉजिटिव होता है। वो किसी का भी ट्रेनिंग हो, वहीं से क्या मिलेगा उसी के पीछे भागता है। वो कौन सा कमी है उसके अंदर वो नहीं देखता है। तो आपको भी कमियां नहीं देखना है, हर किसी का खूबियां देखना है। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो 100% कंप्लीट है, कोई भी नहीं है। ऊपर वाला ने किसी को बनाया नहीं है। बोलते हैं श्री कृष्ण थे 16 कला के अधिकारी, और उसके बाद कुछ दुनिया में ऐसे कोई इंसान नहीं है जो 16 कला जानते हो, है ना। तो हमें भी किसी का कमी को देखना नहीं है, जो अच्छाइयां है उसमें उसी को हम रिसीव करते हैं, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। 3 believe which you grow which will grow you। 3 बिलीव, 3 चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। सबसे पहले, बहुत सारे लोगों के पास कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं सफल हो सकता हूँ, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत मायने रखता है हमारे बिजनेस में। आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकलेंगे प्रोस्पेक्ट के सामने जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे। आपको डाउट है इस बिजनेस में मैं सफल होऊंगा कि नहीं, तो सामने वालों को हम कमिटमेंट कैसे कर सकते हैं भाई? सीधा सा हिसाब है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस दे सकते हो। इसको इस तरह से समझते हैं, आपके पास 1000 रुपए है, आप सामने वाले को कितना दे सकते हो? 2000 दे सकते हो क्या? या कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो क्या मैं तुमको 2000 रुपए दे सकता हूँ? नहीं ना। 900 रुपए दे सकते हो, कॉन्फिडेंट हो। 1000 रुपए तक भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन 2000 के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास ही 1000 है। यानी कि आपको 20% भरोसा है अपने ऊपर, और सामने वाले को बोल रहे हो आप 100% दूंगा। कैसे दे सकते हो? आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंट होना है कि मुझे इस काम को करते हुए कुछ भी हो जाए, मुझे इस बिजनेस में सफल होना है, और जो भी बंदा आएगा उसको भी मैं सफल बनाऊंगा। ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कब होगा प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट? जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे। मैं बोल दूंगा उसमें पता नहीं चलेगा आपको। जब प्रोडक्ट यूज कर लोगे, इसका साबुन, इसका टूथपेस्ट, इसका मसाला, इसका मिर्च पाउडर, जो भी चीजें बनता है जो आपके घर में यूज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके घर में सब 25 साल का
ऊपर से बच्चे हैं और आप स्मार्ट स्टार खरीदो और यूज करो तब कॉन्फिडेंट आएगा, ऐसा नहीं। जो चीजें आपके घर में यूज होता है एटलीस्ट उतना तो सेफ शॉप से मंगाओ, तब जाके ये कॉन्फिडेंट आएगा प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बीएसएस, हमारा सेफ शॉप के ऊपर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेफ शॉप आज तक जितने लोगों को सफल बनाया वो भी आप जैसे इंसान थे, हम जैसे इंसान थे। उन्होंने अगर सफलता लिया है तो हम भी सफल हो सकते हैं, ये बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए। बीएसएस सिस्टम इतना शानदार सिस्टम है, लोग यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, एक एक दिन में 1200 बीवी का क्लोजिंग कर रहे हैं। किस लिए? ये सब बीएसएस का पावर है। तो आपको बीएसएस के ऊपर और सेफ शॉप के ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, तब जाके आप हम यहाँ पे बोलते हैं ना पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, 3 पावर्स हमें पता है ना। तो ये सारे चीजें आपको आपके अंदर डेवलप करना है आपको, तब जाके इस बिजनेस में हम सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। यू कैन सेल एनीथिंग बाय दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी चीज आप बेच सकते हो। पहले रिलेशन, दूसरा इमोशन, तीसरा प्रेजेंटेशन। पहले आपको जिसको भी बेचना है, यानी कि जो लोग आपका प्रोस्पेक्ट है उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। पहले रिलेशन अगर क्रिएट कर लेते हो तो इमोशनली आप अटैच हो जाते हो। तो इमोशन से वो ऐसे आपको बिहेव करेंगे जैसे कि वो आपके भाई हैं, जैसे आप उनके भाई हो। और उसके बाद आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो आप कोई भी चीज सेल कर सकते हो। हमारा बिजनेस क्या, आप कुछ भी बेच सकते हो उनको, क्योंकि आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया, मजबूत रिलेशन हो गया आपका दोनों के अंदर। तो इमोशन से जुड़े हुए आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे। इमोशनल अटैच होने के बाद ही आप कोई भी चीज उनको बेच सकते हो, है ना। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। कुछ भी बेच सकते हो आप। हमारा बिजनेस तो हम बेच नहीं रहे हैं, अगर देखा जाए तो सामने वाला का जिंदगी बनाने के लिए हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये सेल है। तो सेल करने के लिए ये 3 चीजों का होना जरूरी है। आपको रिलेशन क्रिएट करना आता होना चाहिए, क्योंकि आप जहां भी जाते हो वहीं पे अगर आप रिश्ता बनाते हो तो एक दिन आप बहुत बढ़िया सेल्समैन हो सकते हैं। इस बिजनेस में आप डायमंड भी बन सकते हैं। मैं इसके पहले और एक चीज बताया था, संस्कार अच्छा होगा तो विचार अच्छे होते हैं, और विचार अच्छे होते हैं तो व्यवहार भी अच्छे होते हैं, और व्यवहार अगर अच्छे हैं तो प्रचार भी अच्छे होंगे, और जब आपका प्रचार अच्छा होता है तो व्यापार भी अच्छा होता है, और व्यापार अच्छे होते हैं तो सपना साकार भी अच्छा ही होता है ना। तो संस्कार से ही हम रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। अच्छी संस्कारों वाले लोग जितने जगह पे हैं, सब कहीं पे जाते हैं तो रिलेशन बना ही लेते हैं। तो व्यवहार विचार तो अच्छे ही है उनका। तो रिलेशन, इमोशन, प्रेजेंटेशन, ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट करेंगे सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्चुअली अंडरस्टैंड इज दैट ए क्वेश्चन और एन ऑब्जेक्शन। एक्चुअली क्वेश्चन है या ऑब्जेक्शन है, ये हम जान नहीं पाते हैं। इसके लिए सुनना पड़ेगा, आपको क्लियरली सुनना पड़ेगा। लिसन केयरफुली, डोंट गिव रॉन्ग ओवर कमिटमेंट, इफ यू आर नॉट श्योर यू से इट, है ना। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन है या ऑब्जेक्शन है, पहले इसको हमें समझना है। अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर देना है, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। उनको अगर नहीं आता है आपको, सीधा सीधा बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता है सर, लेकिन हाँ इस बिजनेस में जो लोग सफल हुए हैं वो इस बिजनेस इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, वो है मेरे सीनियर। मैं आपको जरूर हमारा सीनियर से बुलाऊंगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं है उनके पास। तो उनको क्लियरली बोल दीजिए, ओवर कमिटमेंट मत करें, या ना जानते हुए भी कोई भी चीजें नहीं बताएं उनको, है ना, गलत नहीं बताएं। अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है तो पहला चीजें ये है, आपको ऑब्जर्व करना है ये ऑब्जेक्शन है या क्वेश्चन है। उसके बाद आपको उनको सारी चीजें सही सही बताना है। नहीं पता है कोई बात नहीं, अपने सीनियर्स को लेके जाए। नेक्स्ट करेंगे सर। कंप्लीट करना है। कंप्लीट क्या करना है? गिव कंप्लीट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन। जब हम प्लान दिखाते हैं उसके बाद जो बात भी करते हैं तो उनको कंप्लीट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय क्लाइंट। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी कंप्लीट और क्लियर इंफॉर्मेशन देना है। कोई भी द्वंद्व में नहीं रखना है उसको, कोई अंधेरे में नहीं रखना है। डोंट लेफ्ट एनी क्वेरी ऑन आंसर और क्लाइंट का कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिना दिए आपको नहीं आना है वहां से। अगर नहीं पता है तो उसको टाइम लो और सीनियर्स के साथ जाओ, लेकिन वहां से उनका क्वेरीज जो है उसको अगर आंसर आप नहीं दिए हो
तो वह अधूरा ज्ञान उनको देके मत आना दोस्तों, कंप्लीट करना हमेशा। नेक्स्ट करेंगे सर, लीड ऑल द ऑब्जेक्शन बाय पॉजिटिव नोट्स। जो ऑब्जेक्शन सामने आ रहा है आपका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए जहां पे आप पॉजिटिवली उनको पहुंचाएं। इसको समझने की जरूरत है। आपका जितने भी ऑब्जेक्शन है उसको हाइड करना है, उस ऑब्जेक्शन को उनको उनके माइंड में उनका ऑब्जेक्शन को आपको हाइड करना है। सामने वाला बोल रहा है पैसे नहीं है, आप समझा रहे हो लोग सफल हो जाएंगे। आप सामने वाला बोल रहा है टाइम नहीं है, आप बोल रहे हो पैसे के बारे में। तो उसका ऑब्जेक्शन जो है उसी को फोकस करना है और ऑब्जेक्शन को आपके बात के हिसाब से एक पॉइंट पे लेके आना है जो पॉजिटिव माहौल बन सके या पॉजिटिव आंसर उसको मिल पाए। यू आर द वन हु इज एक्सपर्ट इन टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्शन। उनको ये लगना चाहिए कि जितने भी ऑब्जेक्शन मेरा है, आपके बातों से ये पता चलेगा, उनका जितने भी ऑब्जेक्शन है वो सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ही वो अकेला इंसान हूं जो एक्सपर्ट है। कैसे? आपका अगर कॉन्फिडेंटली उनको आप बता पा रहे हो तो वो समझ लेगा कि इससे भिड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसको भरपूर नॉलेज है। उस नॉलेज के लिए उसको पहले मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट करेंगे सर, उस नॉलेज को आपको बढ़ाना कैसे है ना। ये ऑप्शन देना है सामने वाले को। यूज ऑप्शन विद क्लाइंट्स। बेस्ट ऑप्शन इज द वन व्हिच सॉल्व मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट्स। एक ऑप्शन यही है उनका बिजनेस में आने का कि आप अगर मैक्सिमम उनका रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए, तब जाके वो इस बिजनेस में आएंगे। इफ योर ऑप्शन विल सॉल्व योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, इट विल कंप्लीट यू टू। अगर सारे प्रॉब्लम जितना भी क्वेश्चन है जिस क्लाइंट का, उसका रिक्वायरमेंट जितना भी है, वो सारी चीजों का अगर आपने ऑप्शन दे दिया उनको और सॉल्यूशन दे दिया तो कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉलो। उसके बाद वो क्लोजिंग भी कर सकते हैं। और ये ऑप्शन सारे चीजें उनको देना है, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के ही देना है आपको ऑप्शन। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करने टाइम सर फॉर्म फिलअप करेंगे, ऐसा नहीं है सर। फॉर्म आप फिलअप करोगे कि मैं करूं? ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑप्शन उनको देना है। सर आप पैसे कब देंगे, ऐसे सवाल नहीं करना है। सीधा सा हिसाब है, सर कैश देंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे, तो वही ऑप्शन सारी चीजें क्लियर होगा। तो क्लाइंट को हमेशा ऑप्शन देना है, तब जाके वो सारे चीजें सॉल्व होगा और कंप्लीट होगा आपका मिशन, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर, कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्शन। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मैं ऐसे 20 क्वेश्चन है मेरे पास। मैं PDF डाउनलोड किया था। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन चीजें जो है ऑब्जेक्शन का, ये नो मनी, नो नीड, नो टाइम। यह विश्वास नहीं है मेरे को कि ऐसा बिजनेस होता है ना। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं तो पैसे नहीं है इसीलिए इस काम को कर रहे हैं। पैसे होते तो आपके पास कौन होता आता सर? यहाँ पे जो रिच है आपके शहर में, जो सबसे अमीर है, क्या उनके पास मैं प्लान लेके गया हूँ? आप ही के पास क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जरूरत है पैसे की। आज पैसे नहीं है इसीलिए इस बिजनेस को करना है। जिंदगी भर एडजस्ट करने से अच्छा है एक बार एडजस्ट कर लो और जिंदगी भर मजे करो, है ना। तो ये पैसे जिनके पास नहीं है उनको हम बोल सकते हैं नो नीड। नीड क्रिएशन, जैसे पहले मैं स्पैंको में बताया, नीड क्रिएशन करना है तो सामने वाले को पता नहीं है कि मुझे नीड है। एक बाइक में 5-5 3-3 बच्चे को लेके वाइफ के साथ एक बाइक में भाग रहे हैं, उनको पता नहीं है कि साला मुझे अभी एक कार लेना चाहिए क्योंकि मेरा फैमिली के जो मेंबर है वो बढ़ चुके हैं। उसको नीड पता नहीं है, फिर भी एक ही बाइक में, एक में टंकी में, एक दो को बीच में, एक गोदी में बिठा के बाइक में चल रहे हैं। उनको नीड बताना है उनको कि सर आपको कार चाहिए, कार कब ला रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चे हो चुके हैं आपका, एक बाइक में आते नहीं है आप। तो उनको बताना पड़ेगा। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, उसके लिए भी सोचे, है ना। तो नो टाइम भी नहीं है, तो ये टाइम कमाने का बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से टाइम कमा सकते हो। विश्वास नहीं है तो उनको सारी चीजें, प्रगति सूत्र जो हमारे आप शायद अलग अलग सिस्टम में अलग अलग है, हम जो लिटरेचर बोलते हैं उस लिटरेचर को आप दे सकते हो। बहुत सारी वीडियो आप दे सकते हो, उनको टूल्स दो, सामने वाला विश्वास करे। एक ही दिन में विश्वास नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, हर दिन उसको हम साइलेंट फॉलो अप कर सकते हैं। उसके व्हाट्सएप में हम बहुत सारे वीडियोस वगैरह भेज सकते हैं, उसको विश्वास आएगा तो आपके साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे सर, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। सीधा बात है, नॉलेज, आस्क, रिलेट एंड क्लोज।
नेक्स्ट करेंगे सर। नॉलेज क्या है? आई कैन अंडरस्टैंड, वो जो भी बोल रहा है, जैसे हम ट्रिपल एफ का फॉर्मूला अपनाते हैं, फील फेल्ट फाउंड, सेम चीज है ये भी। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम सर, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ये क्या है? फील, आपको फील करना है, नॉलेज उनको बताना है कि आप जो बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ। पर यहाँ पे आस्क लगा व्हाई, क्यों, इन एडिशन टू, इसके अलावा कोई और समस्या है क्या? प्रॉब्लम को गिनाना है। वो जब बोल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है, जितने भी चीजें वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्शन एक ही बार सुन लो, एक एक करके देना नहीं है, उनको पूछना है इसके अलावा कोई और। अगर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दूं तो क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे? तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं सर। उसके बाद उसी प्रॉब्लम को रिलेट करके एक स्टोरी आपको क्रिएट करना है, स्टोरी करना है। आप वहां पे अपने स्टोरी भी डाल सकते हैं सर। ये जैसे आपने बोल रहा है ना, ये ऐसा मेरा भी सोच था, मैं भी ऐसे ही समझता था, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और जब मैं सीनियर से बात किया, बहुत सारे वीडियो देखा, समझा, सुना, तब जाके मुझे पता चला कि ये चीजें ऐसे नहीं थे सर, ये हमारी सोच था नहीं, लेकिन ये चीजें ऐसे हैं। यहाँ पे उनको स्टोरी के माध्यम से बता सकते हो तो सामने वाला बंदा उसको भी हाँ बोलेगा, और उसके बाद क्लोज कर सकते हैं। आस्क फॉर डीडी, डीडी के लिए हम उनको बोल सकते हैं। मांगने से मिलता है, बोलने से बिकता है। यहाँ पे मांगने से मिलेगा दोस्तों, डीडी को मांगना पड़ेगा। ऐसे बंदा कोई भी नहीं मिलेगा आपको जो 20,000 रुपए या 25,000 रुपए ला के दे देगा, बोलेगा लो मेरा क्लोजिंग करो। आपको मांगना पड़ेगा। वो भी तैयार बैठा है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे हैं तैयार बैठे हैं सामने वाला, फिर भी वो मांग नहीं पाते हैं, और वहां से वो ऑप्शन देके चले आते हैं, ठीक है सर फिर कल करते हैं आपका। अरे वो सामने वाला बंदा अभी दे सकता है, आप मांगो तो सही। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद एंजॉय करो। नाउ इट्स योर टर्न टू हैव सम एडिशनल बेनिफिट बाय आस्किंग फॉर रेफरल। यहाँ पे लास्ट को आप उनको बहुत सारी चीजें बता सकते हो, यहाँ पे हम कैसे एंजॉय करते हैं और उनके साथ मिलके हम कैसे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसको वो खुश होना चाहिए, वो पैसे देने के बाद भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पैसे दे दिया और आपने पैसे लिया और चले आए। पैसे देने के बाद भी उनको लगना चाहिए कि मैं जो दिया हूँ पैसे ना, वहां पे एंजॉय करो, थोड़ा सा एंजॉय करना पड़ेगा आपको उनके साथ। आपने पैसा दिया सर, कंग्रेचुलेशन भी उनको बोलना है। और ये इतना शानदार, आज के दिन आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है सर, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन आज बहुत सारे लोग लेके उस डिसीजन के बदौलत अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। देश दुनिया घूमे, अपने नाम कमाए हैं, शोहरत कमाए हैं, पैसे कमाए हैं। तो आपके अभी आज जो डिसीजन है ये सबसे शानदार डिसीजन है आपका लाइफ का। उनको एंजॉय करवाइए, उनको नहीं लगना चाहिए पैसे दे के वो फंस गया, ताकि वो दूसरी बार आपको फिर इज्जत से बुलाए घर और चाय पानी नाश्ता दे के उसका FIM करे, है ना। तो नेक्स्ट करेंगे सर। If you want to become successful, behave like a successful person, act like a successful person, dress like a successful person. आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो पहले अपने अंदर वो सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है पैसे आएंगे तो मैं ये करूंगा, पहले से आपके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा अपने ऊपर, तब जाके आपको सारी चीजें मिलेगा। ऊपर वाला भी उसी को देता है जो उसका कदर करता है दोस्तों। तो हमें उस तरह से रहना है। बिहेव लाइक ए सक्सेसफुल, एक्ट लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन, ड्रेस लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन। पहनावा भी आपको एक सक्सेसफुल पर्सन जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के पास गए हो, जूता खोले हो और सॉक्स नीचे से फटा हुआ है। एक मेरा एक बंदे हैं तो मैं आपको रियल स्टोरी बताना चाहूंगा। उनके पास हम जब गए ना, तो उन्होंने उनको कोई दूसरा बंदा प्लान दिखाया था, 2 लाख का वो प्लान दिखा रहा है, लेकिन वो सॉक्स जो पहने हैं नीचे से फट गया है, उसका 3-4 अंगूठा जो है दिख रहा है, और वो उसको उसके ऊपर भी पैर रख के बैठा है। तो वो सामने वाला बंदा उसको कितना बढ़िया सोचा होगा, सोचिए। और मुझे डायरेक्ट बोला भी, मैं और मैडम दोनों हम गए थे, तो वो बोला भी कि सर 2-2 लाख रुपए का इतना बड़ा बड़ा हाँकते हैं, जबकि वो 20 रुपए का सॉक्स भी एक तो अच्छा तरीके से नहीं पहना है, और मुझे बोल रहा है कि 2 लाख कमाएगा। तो ड्रेस लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन, आपके पास जो ड्रेस होगा वो भी सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2,000 रुपए का शर्ट पहनो, लेकिन जो शर्ट भी पहने हो उसको बकायदा साफ करके प्रेस करके अच्छा दिखना चाहिए आप, तब जाके आपके साथ लोग जुड़ेंगे। क्योंकि गोल्ड इज ऑलवेज बीइंग सोल्ड इन शोरूम, नॉट इन फुटपाथ। सोना हमेशा शोरूम में बिकता है दोस्तों। आप भी बिकोगे जब सोना जैसा दिखोगे। और फुटपाथ में बेचते हैं जो चप्पल ही बेचते हैं, शोरूम में
सोना बिकता है। सोना हाँ, कभी फुटपाथ बहुत में नहीं बढ़िया, बेचता, है बहुत ना। शानदार। आपको भी सोना जैसा बनना है, तब जाके आप बिकोगे। और आपको लेने के लिए बहुत सारे लोग हाथ बाएं फैलाए खड़े हैं, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजन। सबसे बढ़िया लाइन है दोस्तों, यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजन नॉट योर कंडीशन। जब आप बिहेव करोगे, एक्ट करोगे, तो ये सारे चीजें आपको दिखाई देगा। यू कैन चूज टू लीड योर लाइफ और लेट अदर डू इट फॉर यू। यहाँ पे समझने की जरूरत है दोस्तों, डिसीजन से ही बंदा अपने जीवन में सफलता पाता है। आप कौन से टाइप के डिसीजन लेते हो, वही आपको इंसान बनाता है, वही प्रोडक्ट आप बन जाते हो जब अच्छे डिसीजन लेते हो। यहाँ पे हम आदतों को भी जोड़ सकते हैं। अच्छे आदत से भविष्य निर्माण होता है अच्छी, गलत आदत से निर्माण भविष्य क्या होगा, गलत होगा। तो अच्छे डिसीजन लें ताकि आपके भविष्य अच्छे हो। और कंडीशन से मत जाइए, कंडीशन तो बहुत सारे लोगों का ऐसे, अभी जब एपीजे अब्दुल कलाम का स्टोरी अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक दिन वो सुसाइड करने के लिए निकल गए थे पहाड़ी के ऊपर, है ना। तो उनको फिर बाबा जी मिले, तब जाके उनका कंडीशन को संभाले और डिसीजन लिए, फिर रिटर्न आए। वो आज एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न बन गए, है ना। तो कभी भी कंडीशन पर मत जाइए। कंडीशन आज है, कल अच्छा हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में आपका लिया हुआ डिसीजन आपको महान बनाता है। और आपका लाइफ का लीडर कौन है, आप चूज करो। आप चूज करते हो कि आपकी लाइफ कैसे होना है, दूसरे कोई चूज नहीं करेगा। अगर आपकी रिमोट दूसरा किसी के पास है तो आप सबसे बदनसीब इंसान हो इस दुनिया में। रिमोट अपने हाथ रखिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। आप ही अपने जीवन की जन्मदाता हो, आपकी परिस्थिति, आपके भविष्य आप ही लिख सकते हो, दूसरा कोई लिख नहीं सकता। ये बहुत बड़ी लाइन है। हम हमेशा अपने डिसीजन दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ये गलत है। आप हमेशा खुद का करें, है ना। पर्पस हेल्प यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे भी एक बढ़िया लाइन लिखा हुआ है, हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि तकदीर तो उन्हीं का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, है ना। बहुत बढ़िया, हाथ की शानदार। लकीरें बदल सकता है, माथे का लिखावट बदल सकता है, आपकी मेहनत और आपका डिसीजन ही आपकी जीवन बदल सकता है। क्योंकि तकदीर उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत सारे लोग हाथ दिखाते हैं ना, हाथ दिखा के भविष्य पूछते हैं, अरे यार बेकार है सारी चीजें। आपकी मेहनत आपके भविष्य बदल सकता है, आपकी विश्वास, आपकी मेहनत, आपका गाइडेंस, आपके जो मेंटर है वही आपकी भविष्य बदल सकते हैं। तो पूरा पूर्ण विश्वास के साथ बिजनेस को कीजिए। और थैंक यू ऑल ऑफ यू इतने देर मुझे सुनने के लिए। और मैं आगे फिर जो भी चीजें मैं सीखा था अपने गुरुओं से सीखा था, अगर कुछ गलत बोला होगा तो ये वो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। और अच्छा लगा तो जरूर लेके जाइए और जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। सब आगे बढ़े, सबके परिवार का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यही समाप्त करता हूँ। और आगे के लिए मैं जय सर को आमंत्रित करूंगा स्टेज पर। बहुत ही शानदार।